हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स टॉपर पर। आज हम हमारा कस्टम का चैप्टर 2 जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक पार्ट है उसका चैप्टर 2 करेंगे और इस चैप्टर का नाम टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन टैरिफ है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बच्चों देखिए, यहाँ पर शुरू में ये जो सेक्शन 2 लिखा हुआ है, सेक्शन 2 रिलेट करता है, डोनेट करता है BCD को। BCD यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी। BCD किसको कहते हैं? बेसिक कस्टम ड्यूटी को। लिव्ड अंडर सेक्शन 1, ये सेक्शन 1 में आता है बेटा। और ये कहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है? ये स्पेसिफाई किया है बेटा 1 and 2, 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। किसका शेड्यूल? कस्टम एक्ट का शेड्यूल, जो कस्टम टैरिफ एक्ट का शेड्यूल है बेटा। वहाँ पे इसको बताया गया है। तो सेक्शन 2 तो BCD को रिलेट करता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी को। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 3 की बेटा। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 बात करता है ACD की, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। इसे शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? ACD। तो ACD के बारे में बात करेगा सेक्शन 3। सेक्शन 3 ACD के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे देखो, ये दो चीज़ों पे बात करेगा। ACD अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, ACD अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट है। रेट की पहचान क्या करें, क्या रेट होगा, किस रेट से ACD लगेगा। तो ये दोनों कंडीशन दी गई हैं। ACD सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एंड ACD सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। ये 3 सबसेक्शन 1 कहाँ पर लगेगा, 3 सबसेक्शन 5 कहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे देखो बता रखा है। यहाँ अगर आप एल्कोहल बेटा इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आप एल्कोहल इंपोर्ट कर रहे हो तो एल्कोहल के लिए आपको यहाँ बेटा जो CVD जो लगेगा, वो CVD का रेट जो होगा बेटा वो CG नोटिफाई करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेट नोटिफाई करेगी उस रेट से आपका CVD लगेगा। ओके बेटा, अगर आप एल्कोहल को इंपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो भारत में, उसका निर्माण कर रहे हो इन इंडिया भारत में, और उस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगती है बेटा, उस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, तो CVD जो होगा बेटा वो सेटा 1985 में जो मेंशन है उस रेट से CVD लगेगा। किसमें मेंशन है बेटा? सेटा 1985 में। उसके बाद इफ अगर आप कोई चीज बनाते नहीं हो, प्रोड्यूस नहीं करते हो, ना मैन्युफैक्चर करते हो, ना कोई बनाते हो, ना किसी भी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आप नहीं हो इंडिया में, पर आप क्या करते हो, आप बेटा एक सामान लाते हो जो क्या होता है, बट इफ लाइकवाइज प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर देन एक्साइज ड्यूटी। पर वो क्या होता है, बनाते तो नहीं हो पर लाते हो, बना हुआ लाते हो, और जिसपे एक्साइज ड्यूटी लगती है भारत में। ठीक है, बना नहीं है पर वो बना हुआ माना जाता है, और क्योंकि उस पे एक्साइज ड्यूटी तभी तो लग रही है जब वो भारत में बना हुआ, या तो बने तब एक्साइज ड्यूटी लगेगी, या बना हुआ माना जाए। ठीक है, ये कह रहा है लाइकवाइज प्रोड्यूस्ड, तो बना हुआ माना जाए, लाइकवाइज प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड, तो उस पे एक्साइज ड्यूटी भी भारत में लगे। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो CVD बेटा किस रेट से होगा? वो आपका उसी तरह का कोई, उसी क्लास का, उसी तरह का कोई गुड्स हो, उसी क्लास का हो जैसा वो आपका सामान है, उसी तरह की उसके डिस्क्रिप्शन हो, तो बेटा उसके हिसाब से जो रेट होगा वो CVD लगेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर आप कोई सामान नहीं बना रहे हो और उस सामान को बना हुआ माना जाए इंडिया में और उस पर एक्साइज ड्यूटी भी लगे, तो CVD का जो रेट होगा उसी तरह के सामान पे जो ड्यूटी लगता है, ठीक है, उसी तरह के सामान पे उस रेट से ड्यूटी लगेगा।
ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का एसीडी का रेट हम कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 का एसीडी का रेट हम कैसे निकालेंगे बेटा। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन आती है, यहाँ पे 3 कंडीशन थी, यहाँ पे 2 कंडीशन आ रही है। ये कह रहा है इफ रेट इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर भारत की केंद्रीय सरकार ने कोई रेट फिक्स कर दिया है जो 4% से ज्यादा ना हो, अगर भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रेट नोटिफाई कर दिया है जो 4% से ज्यादा ना हो, तो आपका जो बेटा रेट होगा ना बेटा एसीडी का, वो क्या होगा बेटा, वो एसीडी 3 सबसेक्शन 1 के हिसाब से लगेगा, जो हमने पूरा पढ़ा ना बेटा उसके हिसाब से लगेगा, ठीक है, पहली कंडीशन। उसके बाद इफ नॉट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर केंद्रीय सरकार ने कुछ नोटिफाई किया ही नहीं है, वहां पे तो किया है पर 4% से ज्यादा ना हो, अगर यहां पे कुछ किया ही नहीं है तो बेटा फिर एसीडी लगेगा 3 सबसेक्शन 5 जो 4% हो सकता है, सीधा 4%। यहाँ पे क्या था ना 4% से ज्यादा नहीं, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है एसीडी 3 सबसेक्शन 5 में 4%, क्योंकि 4% से अगर ज्यादा चला जाएगा बेटा तो वो एसीडी 3 सबसेक्शन 1 माना जाएगा, फिर उसके मुताबिक लगेगा। हाँ, अगर आप 4% लगा रहे हो तो आप एसीडी 3 सबसेक्शन 5 के हिसाब से ही आप अपना टैक्स रेट चार्ज करोगे एसीडी का। आगे आते हैं बेटा, यहां पे बात आ रही है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर एसीडी 3 सबसेक्शन 1, जो हमने यहां देखा था ना बेटा, वो अब यहां पे किस तरह से हम डिटर्मिनेशन करेंगे, किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे बता रखा है बेटा कि इफ एक्साइज ड्यूटी, अगर एक्साइज ड्यूटी जो लग रही है, जो एक्साइज ड्यूटी है ना बेटा, वो किस बेस पे लग रही है, एड वॉल्यूम बेसिस। एड वॉल्यूम बेसिस का मतलब क्या होता है, या तो आप ट्रांजेक्शन्स को देख रहे हो यानी कि कितने रुपए, ठीक है, या आप उसका बेटा क्या देख रहे हो, उसका वैल्यू देख रहे हो, ट्रांजेक्शन का वैल्यू देख रहे हो, या टैरिफ वैल्यू देख रहे हो, ठीक है। अगर इस तरह की बात से आप कोई काम कर रहे हो तो उसको एड वॉल्यूम बेसिस कहा जाता है। तो एक्साइज ड्यूटी अगर इसके हिसाब से लग रही है तो बेटा क्या होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू फॉर सीवीडी। सीवीडी का जो टोटल वैल्यू बैठेगा वो कितना बैठेगा, आपने एक्सेसिबल, एवी मींस एक्सेसिबल वैल्यू, आपने जितना सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के हिसाब से एवी निकाला हो उसमें आप बीसीडी जोड़ दीजिए बेटा, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसमें आप एनसीसीडी जोड़ दीजिए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये एनसीसीडी क्या है, बेटा देखो एनसीसीडी मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा है, यहाँ पे देखो ये रहा, एनसीसीडी कहते हैं बेटा, एनसीसीडी कहते हैं अ नेशनल क्लैमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, अ नेशनल क्लैमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, ठीक है बेटा, नेशनल क्लैमिटी कंटिजेंट ड्यूटी ऑफ, तो इसको एनसीसीडी कहते हैं, ऑफ कस्टम हैज बीन इम्पोज्ड, किसके बाद लगने शुरू हुई, सेक्शन 129, और ये 2001 में आया था बेटा, ठीक है। दिस ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन पान मसाला, च्विंगिंग, जो च्विंगिंग टबैको होता है, जो टबैको चबाते हैं बेटा, एंड सिगरेट्स। अगर इस तरह के चीज़ों से रिलेट है तो उस पर आपको एनसीसीडी लगेगा, उसको कहते हैं नेशनल क्लैमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, ठीक है। और ये कब आया था, 2001 के फाइनेंस एक्ट के मुताबिक आया था, सेक्शन 129 के हिसाब से आया था बेटा, ठीक है, 129 के हिसाब से आया था। मैं दोबारा इसको कर देता हूँ जिससे आप आराम से देख लें, नेशनल क्लैमिटी कंटिजेंट, ठीक है बेटा। और ये कहाँ तक होता है बेटा, इट वेरीज फ्रॉम 10% टू 45%, 10% से लेके 45% तक होता है बेटा, ठीक है। तो एनसीसीडी यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ ये आप एक्सेसिबल वैल्यू निकालिए, उसमें बीसीडी जोड़िए, उसमें एनसीसीडी जोड़िए, और उसमें और क्या जोड़ना है बेटा, आपको प्रोटेक्टिव ड्यूटी जोड़ना है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी किसे कहते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ड्यूटी लगाती है फॉर प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की इंडस्ट्रीज, वहाँ उसके बिजनेसेस को, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके व्यापार को, उनके बिजनेस को, उनके जो मार्केट का शेयर होता है बेटा, उन मार्केट में वो लोग बने रहे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, किन से प्रोटेक्ट करना है, जो बाहर से माल आ रहा है, जो एक्सपोर्ट होके माल आ रहा है बेटा, सॉरी जो इंपोर्ट होके माल आ रहा है इंडिया में, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है। किस लिए लगाई जाती है, देखो यहाँ पे मैंने इसको
प्रोटेक्ट करना है। तो अब आप इन चारों को अगर जोड़ देंगे, एक्सेसिबल वैल्यू, बीसीडी, एनसीसीडी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, तो बेटा आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप टैरिफ वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? टैरिफ वैल्यू निकालने के लिए आपको अगेन फिर क्या करना पड़ेगा बेटा? वैल्यू फॉर सीवीडी आपको निकालना है। तो टैरिफ वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स, उसी तरह के गुड्स पे जो टैरिफ लग रहा हो, किसके हिसाब से लग रहा हो बेटा? अंडर सेक्शन 14(2) ऑफ कस्टम एक्ट। अब ये अंडर सेक्शन 14(2) ऑफ कस्टम एक्ट क्या है बेटा? देखो मैंने यहाँ पे इसको भी क्लैरिफाई किया है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। ये है बेटा आपका, ये है, ये देखो बोर्ड, ये क्या होता है, ये क्या होता है? बोर्ड इज सर्टिफाइड, जब एक टैरिफ बोर्ड होता है और वो ये सेटिस्फाइड होता है कि भाई हाँ ठीक है, एक टैरिफ या एक रेट निकालना चाहिए इस तरह के माल पे, तो ये बेटा वहाँ पे एक बोर्ड टैरिफ रेट निकालता है, उसको अंडर सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 के हिसाब से कहते हैं। तो ये बेटा क्या निकलता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज मींस द रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड, और ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये पूरा ये सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 होता है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसे वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ के देख सकते हो। उसके बाद बेटा वेयर एक्साइज ड्यूटी, अगर अब यहाँ पे आगे आते हैं, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू और टैरिफ वैल्यू थी। उसके बाद वेयर एक्साइज ड्यूटी ऑन लाइक आर्टिकल इज लेवेबल ऑन बेसिस ऑफ रिटेल सेल प्राइस, अगर रिटेल सेल प्राइस के हिसाब से, एमआरपी के हिसाब से अगर एक्साइज ड्यूटी लग रही है किसी आर्टिकल पे, तो वहाँ पे सीवीडी क्या होगा? अगर एमआरपी के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी दे के आ रहे हो, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी हमेशा बेटा लगती है कॉस्ट के हिसाब से, कि जितना आपका कॉस्ट आया उसके हिसाब से आप एक्साइज ड्यूटी दे दीजिए। हाँ, अगर आपका एक्साइज ड्यूटी एमआरपी के हिसाब से लग रहा है और जो एलएमए 2009 के अंडर लग रहा है, तो बेटा इसको क्या कहते हैं? तो वैल्यू फॉर सीवीडी होगा कि जो एमआरपी ऑफ इम्पोर्टेड गुड, जो उसकी एमआरपी है, जो आपने माल मंगाया उसकी एमआरपी है, उसमें से आप अबेटमेंट एक वर्ड आया था, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, जब बिफोर गुड्स आया था उसमें अबेटमेंट वर्ड आया था। तो अबेटमेंट क्या होता है, मैं इसको बता देता हूँ बेटा। अबेटमेंट होता है कोई कमी को कहते हैं, ठीक है? लैक, रिडक्शन, डिक्रीज, शॉर्टेज, एफिशिएंसी, अबेटमेंट। तो ये अबेटमेंट इन सब की नाम है, कमी को कहते हैं। तो जो उनमें कमी का मतलब क्या है कि आपने जो सामान मंगाया उसमें कोई सामान ख़राब हो गया, बेकार निकल गया, तो जो कमी हो गई उसमें से उसे हटा दीजिए, तो वो बेटा वैल्यू फॉर सीवीडी आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वैल्यू फॉर सीवीडी हम क्यों निकाल रहे हैं बेटा? इसके ऊपर हम एसीडी लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर उस रेट से एसीडी लगेगा। तो अभी हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये तो हो गया वैल्यू फॉर एसीडी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, और यहाँ वैल्यू फॉर एसीडी यहाँ पे 3 सब सेक्शन 5 के हिसाब से, ये था 3 सब सेक्शन 1, अब आएगा 3 सब सेक्शन 5 के हिसाब से बेटा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर एसीडी 3 सब सेक्शन 5, एक्सेसिबल वैल्यू बेटा अंडर सेक्शन 14(1) जो यहाँ पे देखा था। ठीक है, ये इसके बारे में मैं एक आपको बता भी चुका हूँ कि किस तरह हम एवी अंडर सेक्शन 14(1) निकालेंगे। तो वो निकाल लीजिए, उसमें बीसीडी जोड़ दिए, उसमें सीवीडी जोड़ दीजिए। सीवीडी काउंटर, वो ये होते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है बेटा, और एनसीसीडी के बारे में मैंने यहाँ ऊपर बताया था आपको, नेशनल क्लैमिटी कंटीजेंस ड्यूटी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी, इन चारों को जोड़ दीजिए, तो पाँचों को जोड़ दीजिए, तो ये आपका बेटा वैल्यू फॉर एसीसीडी 3 सब सेक्शन 5 के हिसाब से आ जाएगा। इसमें आप बेटा सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% भी जोड़ दीजिएगा, तो ये 6 चीज़ जोड़ के आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू निकालना आप सीख गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं बेटा प्रेफरेंशियल रेट सेक्शन 4। अभी हमने सेक्शन 2 किया बीसीडी, उसके बाद सेक्शन 3 किया एसीडी वाला, अब सेक्शन 4 पे आ गई प्रेफरेंशियल रेट। बेटा प्रेफरेंशियल रेट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है बेटा, ये नोटिफाई करती है। और कहाँ पे करती है? प्रेफरेंशियल एरिया। कुछ एरिया होते हैं बेटा जो प्रेफरेंशियल एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नोटिफाई करती है कि हाँ यार, हाँ भाई इस एरिया में काम होना चाहिए, इस एरिया की थोड़ा तरक्की होना चाहिए, या कुछ भी कोई भी वो अपना उसमें एजम्पशन ले सकते हैं, तो उसको प्रेफरेंशियल एरिया नोटिफाई करेंगे सीजी। अब इसमें ड्यूटी जो होगा बेटा,
वो प्रेफरेंशियल रेट के हिसाब से लगेगा, क्योंकि प्रेफरेंशियल एरिया तो ड्यूटी जो लगेगा बेटा वो प्रेफरेंशियल रेट के हिसाब से लगेगा, और किस पे लगेगा, इंपोर्टेड गुड्स पे भी क्या, ठीक है। और क्या होगा, वो गुड्स या तो प्रोड्यूस हुए हों या मैन्युफैक्चर हुए हों, कहाँ पे बेटा, प्रेफरेंशियल एरिया में, ठीक है। ये नहीं कि हम कहते हैं इंडिया में, नहीं, उस एरिया में तभी प्रेफरेंशियल रेट लगेगा अगर वो प्रेफरेंशियल एरिया में ही मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हुए हों बेटा, ठीक है। सीजी नोटिफाइज द रूल, सीजी क्या कर सकती है बेटा, रूल्स बना सकती है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गुड प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इन प्रेफरेंशियल एरिया। रूल्स बना सकती है, वो बिल्कुल बना सकती है कि भाई हम किस गुड्स को मानेंगे कि ये प्रेफरेंशियल एरिया में प्रोड्यूस हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, ठीक है। और ये इसका मकसद क्या है सीजी का, इन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, सीजी में रिड्यूस और इंक्रीज और डिसकंटिन्यू प्रेफरेंशियल रेट, बढ़ा भी सकती है उस रेट को, घटा भी सकती है और डिसकंटिन्यू भी कर सकती है कि ठीक है आज के बाद हम ये प्रेफरेंशियल रेट खत्म कर रहे हैं, इस एरिया को प्रेफरेंशियल एरिया से हटा रहे हैं, ठीक है बेटा। ये पावर है सीजी के पास, सीजी बना भी सकता है और ख़त्म भी कर सकता है, ठीक है। इफ़ प्रेफरेंशियल रेट इंक्रीज देन इट शुड नॉट एक्सीड नॉर्मल रेट, हमेशा नॉर्मल रेट से ये बेटा इट शुड नॉट एक्सीड नॉर्मल रेट, ठीक है। तो कभी भी ये नॉर्मल रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो शुरू में रखा जाए या उसमें कोई इंक्रीज़ किया जाए, पर ये कभी भी नॉर्मल रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सेक्शन 5 की, लोअर रेट ऑन ड्यूटी अंडर ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है बेटा। लोअर रेट, अब ट्रेड एग्रीमेंट किन के साथ होता है, भारत की सरकार का किसी दूसरे देश की सरकार के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट क्या कहता है कि भाई हम जो आपके यहाँ माल एक्सपोर्ट करेंगे उस माल पे हमारा आप ड्यूटी कम लगाइएगा, ठीक है, जिससे कि उनका माल उसकी कॉस्ट कम से कम रहे और वो बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल्स को गेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल कर सके बेटा, ठीक है। तो उसको कहते हैं लोअर रेट। तो ये क्या होता है बेटा, ये पावर सीजी के पास है, ये भी इसको नोटिफाई कर सकती है, लोअर एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉरेन कंट्री, अभी जो मैंने आपको बताया। और ये इसके रूल्स भी बना सकती है बेटा सीजी, नोटिफाई क्या बना सकती है बेटा, इसके रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गुड प्रोड्यूस इन फॉरेन कंट्री। वहाँ पे था प्रेफरेंशियल एरिया, यहाँ फॉरेन कंट्री, कैसे हम पता करें कि ये उसी देश में माल बना जिससे कि लोअर रेट उस पर ड्यूटी चार्ज की जाए, ठीक है बेटा। अब उसके बाद बात आती है सेक्शन 5 हो गया, अभी तक हमने क्या क्या याद किया मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। सेक्शन 2 किया बीसीडी का, सेक्शन 3 किया एसीडी का, सेक्शन 4 किया प्रेफरेंशियल रेट का, और सेक्शन 5 किया बेटा लोअर रेट ऑफ ड्यूटी अंडर ट्रेड एग्रीमेंट। अब उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में भी बात आई थी बेटा। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में मैं आपको समझा भी चुका हूँ, जो हमारी एक ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में मैंने आपको एक समझा भी दिया था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ ड्यूटी बेटा, डंपिंग क्या होती है, एक्चुअली में क्या होती है, अगर किसी देश, मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए किसी देश यानी चाइना मान लीजिए, और वो हमारे देश में टॉयज़ बेच रहा है बेटा, ठीक है, और वो टॉयज़ कैसे बेच रहा है, वो हमारे देश में जो टॉयज़ का रेट रख रहा है ना वो कम रख रहा है, कम रख रहा है, जितने रुपए में वो अपने देश में बेचता है उससे कम रेट में हमारे देश में उसे भेज रहा है, जिससे कि अब यहाँ नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि बाजार में जब वो सामान जाएगा जो कम रेट पे है बाजार, तो इंडियन कंपनीज जो टॉयज कंपनी है वो तो अपना नॉर्मल रेट से चल रही होंगी बेटा, और ये क्या करेंगे, ये कम रेट का सामान बाजार में बेच देंगे। तो इन कंपैरिजन जब कंपेयर किया जाएगा तो जो कस्टमर है वो ज़्यादातर लोअर प्राइस पे ही सेल बाय करता है, तो इसलिए जो नुकसान हो जाएगा इंडियन टॉयज़ का इंडस्ट्री को, दिस इज़ एन एग्जांपल, वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है बेटा। तो हमारे देश की सरकार क्या करती है कि वो हमेशा इस चीज़ को वॉच करती है कि जितने में ये लोग अपने देश में बेच रहे हैं उतने में ही क्या हमारे देश में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई इनके बीच में गैप है बेटा, मान लीजिए वो अपना कोई सामान कोई टॉय 100 रुपये में बेच रहे हैं अपने देश में, और हमारे देश में वो कितने का आ रहा है, वो 80 रुपये का आ रहा है, तो 80 रुपये में यानी कि 20 रुपये कम भेज रहे हैं, तो सरकार उस 20 के गैप को कम करेगी। 20 के गैप को कैसे कम करेगी, सरकार उस पर ड्यूटी लगा देगी उस 20 रुपये की, तो उसको नाम देगी एंटी डंपिंग ड्यूटी, कि आपने ये कम पे भेजा तो हम आप इसको ड्यूटी के रूप में आपसे चार्ज कर रहे हैं। अब क्या होगा कि वो ड्यूटी के रूप में चार्ज होगा तो वो उसकी कॉस्ट बन जाएगा। अब
जो चीज़ उन्होंने 80 की भेजी थी, सरकार ने 20 रुपये ड्यूटी के रूप में ले लिए, तो अब वो उनकी कितने की बन गए बेटा? 100 रुपये की बन जाएगी, तो वो बाजार में 100 रुपये की ही जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसको कहते हैं तो डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग ड्यूटी, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वैल्यू एक्सपोर्ट वैल्यू। अगर आपके पास कोई प्राइस है उसका नॉर्मल वैल्यू, तो उसके हिसाब से देखिए, और वो नहीं है तो एक्सपोर्ट प्राइस के हिसाब से देखिए। यहाँ पे दो कंडीशन आती है कि वो गुड सोल्ड हो रहा है उसी कंट्री में, क्या वो गुड चाइना में सोल्ड हो रहा है? अगर हो रहा है बेटा तो हम कंपेयर करेंगे, हमारे देश में कितने का बिक रहा है, कंपेरेबल प्राइस निकालेंगे, और उस देश में कितना बिक रहा है। और अगर वो वहाँ पे कोई सेल नहीं हो रहा है बेटा, उस तरह का माल वो बेचते ही नहीं, वो तो हमारे देश के लिए बनाते हैं, यहीं पे बेचते हैं सीधा। 80 वही टॉय 80 रुपये का भेजा, अब हम हमारी सरकार देखेगी अपने यहाँ तो यार बेच ही नहीं रहे, तो हम कैसे कंपेयर करें? तो बेटा उसी तरह का सामान उनके देश में अगर बिक रहा है तो आप देख लीजिए, अगर उसी तरह का सामान उस देश में बिक रहा है तो कंपेयर कर लीजिए, अगर उस तरह का नहीं बिक रहा है तो फिर आप किसी और कंट्री में देखिए उसी तरह का कोई सामान, ये हमारी गवर्नमेंट देखेगी उसी तरह का सामान किसी और कंट्री में कितने रुपए बिक रहा है, तो जो गैप होगा वो बेटा चार्ज करेगी। ये तो आ गई नॉर्मल प्राइस के बाद। अगर मैं एक्सपोर्ट प्राइस को लूँगा बेटा, एक्सपोर्ट प्राइस, तो एक्सपोर्ट प्राइस में मैं क्या देखूंगा? एक्सपोर्ट प्राइस में मैं देखूंगा क्या मेरे पास एक्सपोर्ट प्राइस अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो मैं बेटा ये देखूंगा कि जितने में ये सामान मुझे बेचा जा रहा है वो क्या किसी दूसरी कंट्री को उतने में ही बेचा जा रहा है, तो मैं उनका कंपेयर करूंगा और उसके हिसाब से एंटी डंपिंग की ड्यूटी लगाऊंगा। ठीक है, सॉरी गलत हो रहा है। अगर मेरे पास प्राइस अवेलेबल है तो मैं उसका देखूंगा कि एक्सपोर्ट प्राइस इन रिलेशन टू एन आर्टिकल मीन्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सपोर्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ टेरिटरी, तो हम कंपेयर करेंगे। 10 अच्छा, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे इफ़ अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो हम ये देखेंगे कि किसी और देश को बेचा जा रहा है, अगर बेचा जा रहा है तो हम वहाँ से कंपेयर करेंगे, और अगर नहीं बेचा जा रहा है तो उसी तरह का माल कोई और देश बेच रहा है तो उससे कंपैरिजन करेंगे। इस तरह से हम अपना डंपिंग ड्यूटी निकाल लेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बेटा, अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे देखो मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाया। ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी है, ये सेफगार्ड ड्यूटी है जिसको SGD कह रहे हैं बेटा। ठीक है, ये CVD है, किस पे CVD है बेटा? सब्सिडाइज्ड आर्टिकल पे, जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी। इन पांचों को मैंने एक जगह रखा है। तो अथॉरिटी कौन लगाती है? प्रोटेक्टिव हो, सेफगार्ड हो, CVD हो, एंटी डंपिंग हो, सब बेटा CG लगाती है। ठीक है, पर पहली प्रोटेक्टिव ड्यूटी हमेशा रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन रिकमेंड करेगा तो ही प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगेगी, परंतु इन तीनों में CG अपने हिसाब से खुद लगा सकती है, उसे किसी का रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है बेटा। उसके बाद बात करेंगे कंडीशन क्या है। प्रोटेक्ट ड्यूटी क्यों लगती है? फॉर प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एन इंडस्ट्री, भारत की इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को, यानी कि उनके व्यापार को बचाए रखना। ठीक है, और बेटा सेफगार्ड ड्यूटी क्यों लगते हैं? अवॉइड इंपोर्ट को कम करना, अगर वो बढ़ जाएगा तो वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ही नुकसान करेगा बेटा। ठीक है, और ये बेटा सब्सिडाइज CVD के लिए सब्सिडी ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन एक्सपोर्टेशन, तो उसको बेटा इंपोर्ट फ्रॉम ये रोकना है। किसको रोकना है? इंपोर्ट फ्रॉम एनी कंट्री टेरिटरी विच पेज, ऐसी कंट्री से इंपोर्ट को रोकना है जो अपने यहाँ सब्सिडी दे रही हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक्सपोर्टेशन पे, क्योंकि अगर वो सब्सिडी देगी तो वो माल कम लागत पे आ जाएगा, और वो कम लागत पे इंडिया में आएगा तो वो हमारी इंडस्ट्री को नुकसान कर सकता है। तो इसको ऐसे आर्टिकल जो सब्सिडी वाले हैं। और बेटा ये बात आ गई, ये है बेटा डंपिंग ड्यूटी, ये तो हमने बताया था कंपेरिजन। ये कंपेरिजन करेंगे नॉर्मल वैल्यू, और जो भी उसमें कम होगा उसमें उसे डंपिंग ड्यूटी के रूप में ले लेंगे। और रेट ऑफ ड्यूटी की बात आ रही है बेटा, ये कमीशन ही बताएगा कितना रेट होगा प्रोटेक्टिव ड्यूटी का। सेफगार्ड ड्यूटी तो बेटा क्या होगा कि प्राइस इन इंडिया, भारत में जितना उसका प्राइस आ रहा होगा उसमें से वो लैंडेड कॉस्ट घटा दीजिए, उसे बाहर ज़मीन तक लाने की जितनी कॉस्ट है पहुँचाने की, जहाज़ में से उतारने पे खर्चा वगैरह वगैरह जितने भी खर्चे हैं वो घटा दीजिए, तो ये बेटा आपकी लैंडेड कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और इसमें FOB और प्लस BCD जोड़ना होगा तो आपका सेफगार्ड ड्यूटी आ जाएगा। उसके बाद CVD जो है बेटा सब्सिडी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, जितना सब्सिडी होगा वो CVD का
होगा बेटा, और डंपिंग ड्यूटी मार्जिन और डंपिंग होगा। और प्रोविज़न क्या होता है बेटा, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं प्रोटेक्टिव में, ठीक है, परंतु इसमें प्रोविज़न क्या है आपका सेफगार्ड ड्यूटी में 200 दिन इम्पोजिशन लगने के 200 दिन के अंदर अंदर आपको ये लगा सकते हो, ले सकते हो। प्रोविज़न लेवी इसके प्रोविज़न क्या है बेटा, नो टाइम लिमिट स्पेसिफाई, ठीक है, लग सकता है पर कोई टाइम लिमिट में इसमें भी लग सकता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका कितना है, 4 से लेके मैक्सिमम 10 साल तक, ठीक है। 5 से लेके अनादर 5 साल आप कर सकते हो तो टोटल 10 साल हो जाएगा। इसमें भी 5 से लेके अनादर 5 ईयर कर सकते हो तो इसमें भी 10 साल हो जाएगा बेटा। उसके बाद रिट्रोस्पेक्टिव क्या, इसे दोबारा से ले सकते हैं ड्यूटी को, तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी नहीं ले सकते, ना ही सेफगार्ड ड्यूटी ले सकते हैं, परंतु एंटी डंपिंग ड्यूटी और बेटा जो हमारा सब्सिडीज़ वाला आर्टिकल था तो 90 डेज तक ले सकते हो नोटिफिकेशन से लेके, और यहाँ भी 90 डेज तक ले सकते हो बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है बेटा। तो ये ड्यूटी का रहा। उसके बाद ये रूल सर ये को इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको करा दी है बेटा। उसके बाद यहाँ पे बात आई ACD सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 5 7, यहाँ पर वहाँ पे अब हम 5 तक करके आए थे, यहाँ 7 है। तो ये बेटा क्या है, काउंटर लेवी ऑफ GST, ठीक है, काउंटर वेल ऑफ GST। तो काउंटर वेल ऑफ GST में आप देखो बेटा, एनी आर्टिकल जो भारत में आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उसमें क्या है बेटा, इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। एट सच किस रेट से लगेगा, मैक्सिमम आप कितना लगा सकते हो, 40% लगा सकते हो। और ये GST जो एक्ट है उसका सेक्शन 5 के हिसाब से लगेगा, ठीक है बेटा। और ये माना जाएगा ये भारत में सप्लाई हो रहा है, ठीक है, ऑन द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड आर्टिकल, और जितने भी आर्टिकल इम्पोर्टेड होंगे उन पे लगेगा बेटा ये ACD। उसके बाद वैल्यूएशन फॉर ACD, अब वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे जिससे कि वो हम लगा सकें, तो वैल्यूएशन निकालने का ये बेटा ये तरीका, द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड आर्टिकल शुड बी एग्रीगेट वैल्यू होनी चाहिए। किसकी वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड आर्टिकल या टैरिफ वैल्यू, उस जो आपने इंपोर्ट किया है सामान उसका वैल्यू हो या उसका टैरिफ वैल्यू हो, ठीक है बेटा, एज पर टैरिफ वैल्यू। दूसरा ड्यूटी ऑफ कस्टम चार्जेबल, और या उस पर जो ड्यूटी लगी है बेटा उसके हिसाब से आप करोगे, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। उसके बाद ये वेयरहाउस सेल बिफोर क्लियरेंस, अगर आपने जो कोई सामान मंगाया, आपने उसको अपने यहाँ नहीं लेके गए, आपने वेयर हाउस में जमा करा दिया, और वेयर हाउस में ही बेटा आपने क्या किया, वेयर हाउस में उस सामान को बेच दिया, ठीक है। वो चाहे जिस व्यक्ति को बेचा, चाहे वो उसे भारत में ही यूज़ करे, चाहे वो उसका एक्सपोर्ट करे, पर आपने वहीं रखे रखे सामान को बेच दिया। तो अब उसमें 2 कंडीशन आते हैं कि आपने सारा सामान बेचा या आपने उस सामान का कुछ पार्ट बेचा। अगर सारा सामान बेचा हो, द वैल्यू जो आपने निकाली हो, जो द वैल्यू डिटरमिन अंडर सबसेक्शन 8, तो सबसेक्शन 8 के हिसाब से, क्योंकि 3 सबसेक्शन 7 हम कर रहे थे, तो सबसेक्शन 8 के हिसाब से आएगा। और द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड, या जितनी उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, कितनी उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, तो इनमें से जो भी हायर होगा बेटा उसको हम वैल्यू मानेंगे। और अगर आपने कुछ हिस्सा बेचा बेटा, तो अब हम ये देखेंगे प्रपोर्शनेट करेंगे, फिर हम प्रपोर्शनेट वैल्यू निकालेंगे बेटा, ठीक है, सबसेक्शन के हिसाब से डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन, जो सबसेक्शन 8 है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालेंगे और ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालेंगे, जो भी इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा, उसको हम लेंगे। उसके बाद हम जो भी वैल्यू आएगी उस पर हम अपना ये ड्यूटी लगा देंगे। ये वेयर हाउस सेल बिफोर क्लियरेंस, तो ACD है सेक्शन 8A, ठीक है। उसके बाद ACD सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 के हिसाब से कैसे निकालते हैं, तो ये IGST है बेटा, IGST कहेंगे इसको। और ये कहाँ पे लगती है, टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ GST पेबल ऑन सप्लाई ऑफ लाइक गुड्स, ये जितना भी माल आप भारत में मंगाते हो उसको सप्लाई माना जाता है इंडिया में, उस पर IGST लगता है, ठीक है। और ये सेक्शन 5 के हिसाब से लगता है बेटा, और इसका ये रेट है 0%, 5%, 12, 18, 23 और एनी अदर रेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करे, ठीक है। और काउंसिल के जो रिकमेंड करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बेटा नोटिफाई करेगी,
काउंसिल उसको रिकमेंड करेगी, पर हाँ 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में आपका ACD बेटा। और ये बेटा वो हम पीछे बहुत देखा एक्सेसिबल वैल्यू अंडर सेक्शन 41, तो ये 41 का कैसे निकालोगे बेटा? देखो 41 ये आया, उसमें BCD जोड़ा, सोशल वेलफेयर जोड़ा, NCCD जोड़ा, प्रोटेक्टिव जोड़ा, इन सबको जोड़ने के बाद आप क्या निकालोगे यहाँ पे? यहाँ निकालोगे इन सब पे आप वैल्यू फॉर IGST आ जाएगा, उस पे IGST, इस पे IGST का रेट लगेगा बेटा, तब आपका IGST का अमाउंट आ जाएगा। दिस इज वैल्यू फॉर IGST, नॉट IGST, दिस इज वैल्यू फॉर IGST। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं ACD टू काउंटर लेवी ऑफ GST कंपनसेशन। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई बेटा, 30 मिनट की हो गई है, तो मैं इस वीडियो को, ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। 30 मिनट की वीडियो हो गई, इसका एक पार्ट और मैं बना दूंगा, वो आपको आ जाएगा, क्योंकि उसमें बस अब HSN रह गया है बेटा, छोटा सा ही पार्ट है, 5 मिनट की 7 मिनट की वीडियो आएगी। और फिलहाल लगभग हम अपना ये चैप्टर 93% हम अपना कर चुके हैं। 95 तक करूँ तो वो भी ठीक होगा, 95% तक हम कर चुके हैं, 5% रह रहा है, उसका आपका दूसरा वीडियो आ जाएगी। ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी सजेशन, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी हो, वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर, या आप बेटा इस वीडियो के अंत में, इस वीडियो के में जो कमेंट एरिया है वहाँ पे आप कमेंट करके अपने क्वेरीज, अपने सजेशन, अपने जो भी आपको परेशानी है इस वीडियो में, या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हमें बता सकते हैं। ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग आवर वीडियो। आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट करिए। अगर किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सभी को बताइए, जो भी आपके सोर्सेज हैं, और इसे प्रमोट कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें सपोर्ट करते रहिए।